हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब यूपीएससी में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी जीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम है 2018 का, उसमें पार्ट 2 में, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे फॉरेन ट्रेवलर्स का। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 में मैं 2 क्वेश्चन लाया हूँ। ये जो 2018 में GS1 में पूछा गया था, एक ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में, कि उसको बताना है आपको, वो डिफ़ाइन करना है उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, और जो पीसी कल्चर की स्ट्रेटजी अपनाई गई है, राइट, उसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। और दूसरा क्वेश्चन है डेड जोन्स के कॉन्सिक्वेंस के बारे में। तो हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया, पीसी कल्चर हो गया, और इससे कुछ रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, सीवीड, डीप ओशियनेशन, और इसमें डेड जोन, एल्गल ब्लूम, यूट्रोफिकेशन और अपवेलिंग, राइट। ये सब टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। ब्लू रिवॉल्यूशन, देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन होता क्या है। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, तो रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन में मतलब कुछ चीज़ में तुरंत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है, राइट। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो अनाज है उसके उपज में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। तो ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो फिश है और जो मराइन प्रोडक्ट्स हैं उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी, रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसको ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ये जो है लॉन्च किया गया था 7th 5 ईयर प्लान के में, पर इतना मतलब बहुत ज़्यादा ही तो सफल नहीं हुआ था, पर धीरे धीरे उसने जो है अपना ग्रोथ रेट तेज़ किया। देखिए फिशरीज जो है इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो अकेले ही 6 to 10% ग्रोथ रेट दे रहा है, वो भी पिछले 5 सालों में, राइट। और जो ग्रोथ रेट है इस 5 सालों में एग्रीकल्चरल सेक्टर का, वो 2.5% है। मतलब उसके दुगने से भी बहुत ज़्यादा है ये एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फिशरीज, राइट। तो एक तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरा जो है ये इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग जो अपना जो सी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो भी श्रिम्प हो गया, मछली होगी या कोई और प्रोडक्ट हो गया, तो वो सब हम लोग कहाँ बेचते हैं ज़्यादातर, यूएसए में। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, पर 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पर 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, राइट। एक्वाकल्चर क्या होता है कि एक्वा मतलब पानी में जो लोग रहते हैं वहाँ के जीव, राइट, वो कल्चर को डेवलप करना है, उनको उगाना है, राइट, फिर उसको हार्वेस्ट करना है। तो यही होता है पानी में, एक्वा में या पानी में कौन कौन रहता है, जो भी है, श्रिम्प हो गया, फिशरीज हो गई, एल्गीज हो गए, और बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन भी रहते हैं, सीवीड रहते हैं। तो ये सब को जो है हमको उगाना है, उसको कल्टीवेट करना है, और कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, राइट। क्योंकि अब कोई भी जो भी प्लांट है, ये जो भी फ्लोरा फौना है ओशियन का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में उग जाएंगे, राइट। तो उनको कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में जब हम लोग कल्टीवेट करते हैं और उसे यूज करते हैं अपने कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल, जैसे ऑर्नामेंटल हो गया, राइट, कि जो मछली को टैंक में सजा के रख देते हैं, सब सुंदर लगता है, वो भी है, और या पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को कल्टीवेट करना, कंट्रोल्ड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में, उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। और पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर होता है फिश को ग्रो करना, राइट। एक्वाटिक कल्चर में जो है, एक्वाकल्चर में सभी कुछ आ जाता है, जो ओशियन में रहने वाले फिश के अलावा जो श्रिम्प हैं, एल्गी हैं, या फाइटोप्लैंक्टन्स, ये सब आ जाते हैं। पर पीसी कल्चर में केवल और केवल फिश को हम लोग उगाते हैं और उसको यूज करते हैं डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पज़ के लिए, राइट। तो ये अंतर होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पीसी कल्चर जो है केवल मछली उगाने को, उसको ब्रीड करने को, रियर करने को, यानी कि पालने को बोलते हैं। और एक्वाकल्चर जो है
जो भी एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है उन सब के फार्मिंग को बोलते हैं। और एक चीज़ और है कि जो फिशरी है और जो एक्वा प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो 1% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि फिशिंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना रखता है कि 1% जीडीपी हमारा वही बनाता है, और एग्रीकल्चर जीडीपी का तो 5% से भी ज़्यादा बनाता है। और अब तो एग्रीकल्चर जीडीपी में और कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इसकी जो ग्रोथ रेट है वो 6 to 10% है, और एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है जो 2.5% केवल है इन द लास्ट 5 years। चैलेंजेस देखते हैं। चैलेंजेस क्या है कि जो फिशिंग प्रैक्टिस की जा रही है वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है। जैसे FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि जो भी दुनिया की ग्लोबल मराइन जो फिश स्टॉक है उसकी 90% को या तो पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, या इतना एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, इतना फिशिंग कर दिया गया है कि अब वो फिशिंग जो है बायोलॉजिकली रिकवर नहीं कर सकते, कि फिश जो है रिप्रोडक्शन कर करके खुद को वापस से अपनी जनसंख्या बढ़ा ले। ऐसा हो नहीं सकता, वो ख़त्म कर दिए सब। तो इस तरह अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो ये एक समस्या है, और वो सेम इंडिया में भी है, राइट। लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया की, क्योंकि जो हमारी जो इनलैंड फिशरी, इनलैंड मतलब जो 2 तरह की फिशरी, एक मराइन फिशिंग होती है जो कोस्टल एरिया में की जाती है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल जैसे बड़े बड़े समुंदर में, राइट। और एक होती है जो ज़मीन के, जो हमारा देश है, जो ज़मीनी उसका भाग है, उसके अंदर बहुत सारे पोखरे, तालाब, कैनाल ये सब बने रहते हैं, उसमें जो फिशिंग करते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर जो फिशिंग हो रही है, राइट। और मराइन मतलब समुंदर में। तो इनलैंड फिशिंग जो है उसकी प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है, पता ही है, बहुत मतलब इतना संसाधन तो है नहीं, तो जब टेक्नोलॉजी ये सब इतना यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कम ही रहेगी ना। जैसे नॉर्वे में एक जो फिशरमैन है एक दिन में 250 किलोग्राम फिश पकड़ता है, राइट। और जो इंडिया है वो केवल 4 से 5 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मॉडर्न इक्विपमेंट, जैसे जो बड़े बड़े, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फिशरमैन हैं वो गरीब हैं, तो वो कैसे फिशिंग करते हैं, जो अपना ट्रेडिशनली जो उनका बोट है उसको ले जाते हैं, और वो बोट जो है हाथ से भी, जैसे खेवैया होते हैं ना, तो खेवैया जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और उससे वो फिशिंग करते हैं। और जो मॉडर्न में होता है तो उसमें क्या होता है, मशीन वाला जो है बोट होता है, स्टार्ट करो और अपना बोट जो भी फिशिंग है वो शुरू कर दो, राइट। तो अब देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है। तो हम लोग चाह के भी बहुत ज़्यादा दूर जाके जो है फिशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है हाथ से खेवैया वाले सिस्टम से, मोटर लगा नहीं है, राइट, कि दबाए और बहुत दूर जल्दी जल्दी निकल गए। कितना दूर जाएगा आदमी, जो कोस्टल एरिया उसके नज़दीक में ही रहेगा, क्योंकि मशीन वाला तो बोट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जब कोस्टल एरिया के नज़दीक ही रहेंगे तो जो बहुत ही डीप सी होता है, राइट, जो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर होता है, समुंदर का जो मेन एरिया होता है, वहाँ पे ज़्यादा मछली होगा, पर वहाँ आप जा नहीं सकते, इसलिए आप कम ही मछली निकाल पाएंगे, राइट। तो ये है। और दूसरा क्या होता है कि अब चूँकि हाथ से करना है तो वो तो सब लोग कर सकते हैं, तो काफ़ी लोग अपने कोस्टल एरिया के नज़दीक ही जो फिशिंग है वो करते हैं। तो काफ़ी लोग अगर एक ही जगह लगे रहेंगे तो वहाँ ओवर फिशिंग हो जाएगी। तो ये भी हमारे यहाँ समस्या है, राइट, कि एक तो डीप सी में जो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोटर का इस्तेमाल तो करते नहीं हैं, और दूसरा नज़दीक में ही हैं तो नज़दीक में काफ़ी लोग आके ओवर फिशिंग कर दे रहे हैं। फिर लैक ऑफ वैरायटी, जैसे जो स्पीसीज़ हैं मछलियों की, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, तो वो हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते। जो हमारे जो फिशरमैन है वो ट्रेडिशनली अपना फिशिंग करते हैं, जो भी उनको पता है उसी वैरायटी की वो फिशिंग करते हैं। उनको डिफरेंट वैरायटी पता नहीं है, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी देखिए नहीं पता है तो क्या होगा। अब जैसे जो ऑर्नामेंटल फिशिंग होती है, जो जैसे जो टैंक में जो सुंदर सुंदर मछलियाँ जो लगा के रखते हैं लोग,
तो वो उनको अलग टाइप की वैरायटी है, राइट। उस वैरायटी का जो फिशिंग है अगर आप करते हैं तो कितना अच्छा दाम मिलेगा, राइट। पर वो पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जो रिसर्च होती है और जो फिशिंग, जो हमारे फिशरमैन हैं उनके बीच में एक डिस्कनेक्ट है। तो रिसर्च हो भी गई कि हाँ ये तरह की जो है फिशिंग मछलियाँ होती हैं जो अच्छी जो है दाम में बिक सकती हैं या अच्छा जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वो सब नहीं पता है फिशरमैन को, तो वो अपने हिसाब से ही करेगा। तो ये एक डिस्कनेक्ट बना है। जैसे एक हाई वैल्यू एक मछली होती है ट्यूना, तो ट्यूना जो है वो फिशरमैन जो है पकड़ भी नहीं सकते, राइट। जबकि ये अच्छा दाम इसका मिल जाता है टूना का। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि ये डीप सी में उधर मिलेगी और डीप सी में मिलेगी और ये अपने ट्रेडिशनल जो बोट है खेवैया वाला वो इस्तेमाल करेंगे तो वो पा भी नहीं पाएंगे, राइट। फिर एक क्लाइमेट चेंज। अब देखिए आप फिशिंग कर रहे हैं तो समुंदर में कभी भी जो है स्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो पता होता था, जो फिशरमैन है वो अपना अंदाज़ा लगाते थे कि हाँ भाई हमें जो है इस हिसाब से इस समय जाना है, फिशिंग करना है, इस समय नहीं करना है, क्योंकि उन्हें मौसम का अंदाज़ा लगा से। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मौसम का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, तो नहीं लगा पाएंगे आप तो क्या होगा, कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद मराइन पोल्यूशन जब फैलेगा समुंदर में तो क्या ही होगा कि मछलियाँ मर जाएंगी उधर की। एक तो नज़दीक में फिशिंग कर रहे हैं, उधर भी मछलियाँ मर जा रही हैं, तो कहाँ से फिशिंग करेंगे। और रिलीजन कई लोगों के लिए ये जो है बहुत ही मतलब मछली ये बहुत नॉन वेजिटेरियनिज़म और वेजिटेरियनिज़म वाला मामला हो जाता है, तो वो इस प्रोफेशन में आना भी नहीं चाहते हैं, भले ही वो उनके अंदर वो स्किल होगा, राइट। फिर बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी। जैसे मछली आप मार तो लिए पर अब उसको रखोगे कहाँ, तुरंत तो बिकेगी नहीं, तो उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, तो वो सब है नहीं। तो सस्ता उपाय जो फार्मर करते थे वो क्या करते थे, फॉर्मेलिन नाम का एक दवाई आता था, वो डाल देते थे। तो इससे हुआ क्या, जो हमारी मछलियां हैं वो दूसरे देशों में बिकने से बैन हो गई। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिन उसमें पाया जाता है जो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो दूसरे देशों में हाई हैं, तो वो इस तरह हमारा नाम भी ख़राब होता है हमारे फिशिंग इंडस्ट्री का। और एक ये भी है कि जो हमारी फिशिंग बाउंड्रीज़ है वो भी अच्छे से निर्धारित नहीं है। जैसे अब यहाँ पे है अच्छे से डिसीजन नहीं है कि इंडिया का कितना पार्ट है और श्रीलंका का कितना पार्ट है। तो बहुत बार क्या होता है कि भारत के जो फिशरमैन है वो फिशिंग करते हुए इधर चले जाते हैं और श्रीलंका के लोग जो है उनको जेल में बंद कर देते हैं, या कई बार तो गोली भी लग जाती है, राइट। तो ये सब समस्याएं हैं। अब देखते हैं कि बहुत सारे फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, राइट। और ये देखिए, ये आप जो है यूपीएससी मेंस में आएगा तो ये फिगर बनाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। जो नीचे के एरिया हैं, देखिए जो भी कोस्टल एरियाज़ हैं, राइट, तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो फिशिंग अच्छी ही होगी। जैसे ये वेस्ट बंगाल वाला हो गया, राइट, फिर ये उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ये सब क्या है, मेजर एरियाज़ हैं फिश प्रोडक्शन में, राइट। फिर ये जो एरिया हैं यहाँ पर इनलैंड फिशिंग ज़्यादा होगी, पोखरा वाली, पर यही है ये कम, अब पोखरे में कितना ही निकालोगे, राइट। तो इधर जो है पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, यूपी बिहार मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राइट, झारखंड हो गया। उसके बाद जो ये असम हो गया, क्योंकि यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी है तो उधर भी आप फिशिंग कर सकते हैं, राइट। तो इधर से जो है माइनर एरिया है, यहाँ पे कम परसेंटेज ऑफ फिशिंग निकलती है। और ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ तो पता ही है पानी कम है, ये तो मरुस्थल एरिया है, तो इधर क्या ही मिलेगा। और ये जो हिमालय एरिया है तो यहाँ पर ठंडी बहुत रहती है, तो इधर भी फिश प्रोडक्शन कम होता है। तो ये मैप आप बना सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई गई है फिशरीज डेवलपमेंट के लिए। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, तो उसने 8 जो है फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए हैं। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या होता है, वही जो मैंने बताया था। रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करेगा
बहुत अलग अलग वैरायटी ये सब पता करेगा, नए नए टेक्निक्स पता करेगा कि भाई कैसे फिशिंग करनी है, और वो फार्मर्स को बताएगा, राइट। फिर दूसरा क्या है, कोल्ड स्टोरेज और फैसिलिटी और रेफ्रिजरेशन, कि भाई मछली मार तो लिए इतना सारा, पर उसको रखोगे कहाँ, काफ़ी दिन तक आपको चलाना है ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके और हाई वैल्यू मार्केट में बेचा जा सके, तो वो भी स्ट्रेटजी है, राइट। फिर फिशरमैन का ट्रेनिंग करना है कि भाई जीपीएस का इस्तेमाल कर लो, है ना, ताकि दूसरे देश के उसमें ना जाओ, टेरिटरी में मत फिशिंग करो। फिर मोटराइज्ड जो बोट है उसको इस्तेमाल करो ताकि जो है ज़्यादा डीप ओशियन में डीप सी में जाके फिशिंग करो और मछली पकड़ो। फिर ओवर फिशिंग भी अवॉइड हो सकता है, तो ये ट्रेनिंग करना है, राइट। और विलेज पंचायत को जो है एक अथॉरिटी दे दो कि जाओ फिशिंग डेवलपमेंट करो अपने अपने गांव में। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गांव में पहले तालाब हुआ करती थी और गांव के लोग जो है उस तालाब से जो है मछली निकालते थे और वहीं आसपास उसको बेचते थे, राइट। तो और अब तो वो तालाब पाट दिया गया है, पर ये जो तालाब है, ये जो पोखरे हैं, तो इसको जो है विलेज पंचायत फिर से डेवलप कर सकता है। और मॉडर्न जो है मॉडल फिशरमैन विलेज बना जा सकता है कि जो भी कोस्टल कम्युनिटी में, जो कोस्टल एरिया में जो फिशरमैन रहते हैं, राइट, तो फिशरमैन्स का जो गांव है उसमें अच्छी अच्छी फैसिलिटी आप दिए ताकि वो लोग अपना जो है इनकम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने फिशिंग में, जो उनका फिशिंग का जो सेटअप है ना। तो ये एक फिशरमैन विलेज बना सकते हैं हम लोग कोस्टल एरिया में। फिर ब्रैकिस फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई हैं। ये क्या करती हैं, कोस्टल एरिया में रहती हैं और जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो है जो टेक्निकल सपोर्ट देंगी ताकि आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी, राइट, कि लोन वोन चाहिए। फिर एक्सटेंशन सपोर्ट देंगी कि कोई एडवाइस चाहिए, रिसर्च करके आप बताया जाएगा जो भी फार्मर्स हैं। तो ये ब्रैकिस फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी भी है। फिर इंश्योरेंस देना है कि जो फिशरमैन है जा रहे हैं समुद्र में, डूब सकते हैं, स्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस फैसिलिटी देनी चाहिए। फिर जो है जो माइक्रो क्लाइमेटिक जो है उसको रिसर्च करना है ताकि पता चले कि भाई क्लाइमेट क्या चल रहा है ना, तभी तो वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं आप। डेवलपमेंट जो फिशिंग हार्बर है उसको डेवलप कीजिए कि जो भी वेरियस अरेंजमेंट है, चाहे वो लॉजिस्टिक का होगा या ट्रांसपोर्ट का होगा, ये सभी जो है फिशिंग हार्बर में होते हैं, तो उसको भी हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है, तो एक तो केज कल्चर बनाया गया है कि बहुत सारा क्या होता है कि ऐसे जो है एक केज बना दिया जाता है और केज जो है उसमें आकर मछली जैसे ही उस एरिया में आती है, फिर वो जो पिंजरा है वो गिरा दिया जाता है ताकि बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अधिक मछली पकड़ी जा सकती है, राइट। तो केज कल्चर लाया गया है। ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 लाया गया, तो इसके लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है, NFDB, राइट। तो NFDB जो है क्या करती है, फिशरीज फार्मर जो फिशरमैन है उसको ध्यान रखेगी, उनका डेवलपमेंट करेगी, जो फिशिंग टेक्निक है, क्वालिटी है, ये सब कुछ वो अच्छे से ध्यान रखती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो फिशरमैन है उनको जो है ट्रीट नहीं किया जाता था पहले एक प्रॉपर जो फार्मर है उसकी तरह, तो जब उसकी तरह ट्रीट नहीं करोगे तो फार्मर को जो मिलने वाली सुविधाएं, वेलफेयर प्रोग्राम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, वो आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आपको फार्मर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, फार्मर की तरह आपको ट्रीट नहीं करते हैं। तो इससे तो ये जो स्कीम है वो फिशरमैन को प्रॉपर फार्मर की तरह ट्रीट करके उसको सारी सुविधाएं देंगी, राइट। और दूसरा क्या करेगी, जो भी एक फिशरीज पूरा इकोसिस्टम है वैल्यू चेन का, उसमें जो भी गैप्स हैं, जो क्रिटिकल गैप्स हैं, उसको भरेगी। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगी, फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करेगी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब मछली तो आपने हार्वेस्ट यानी कि मतलब मार लिया, राइट, आप पकड़ लिया मछली, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको पैकेजिंग करनी है, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए, और अंदर जो सिटी एरिया है वहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मेलिन यूज़ कर लिया था तो क्वालिटी पे धब्बा लग गया, ठीक है।
और अच्छी प्रोडक्टिविटी डालनी है, तो ये सब क्या करेगा, प्रधानमंत्री मत्स्य ये संपदा योजना। और मनरेगा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि पोखरे खनने में, कि भाई हर गांव में जो है तालाब तुम खन दो, है ना, उसको, और उसके बाद तालाब बना दिया, और होगा क्या, वहाँ से गांव वाले जो है वहाँ से मछली ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो भी कम होगी, और दूसरा लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, तीसरा हमारा जो है फिशिंग में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मनरेगा इस्तेमाल करके कर सकते हैं। पोटेंशियल क्या है, भारत का जो कोस्ट लाइन है वो बहुत लंबा है, 7516.6 किलोमीटर का है। इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, तो कोस्ट के नज़दीक ही अगर फिशिंग करो तो भी बहुत फिशिंग हो जाएगी। और दूसरा है हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है कि जो ओशियन में एरिया होता है, आपका जो कोस्ट लाइन है, राइट, आपका जो कोस्टल एरिया है उससे कितनी दूर जाके, है ना, आप फिशिंग कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, राइट, वो आपका इकोनॉमिक जोन हो गया, एक्सक्लूसिव है वो भी आपके लिए। दूसरा देश उस इकोनॉमिक जोन में नहीं आ सकता, उस ओशियन के उस एरिया में नहीं आ सकता। तो भारत के पास ये कितना है, 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। और एक और ये भी है कि हमारी जो टोटल फिश प्रोडक्शन होती है वो 65% इनलैंड होती है। सोचिए, मतलब इतनी लंबी कोस्ट लाइन है, हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और हम केवल 35% जो है मराइन फिशिंग करते हैं, 65% तो हम लोग इनलैंड फिशिंग करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग, पोटेंशियल कितना है, बहुत पोटेंशियल है। और एक ये है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है कि हायर फिशर प्रोडक्शन अरेबियन सी में क्यों होता है। इसलिए क्योंकि अरेबियन सी की जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, राइट, उधर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो बहुत ही ब्रॉड है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए मराइन फिशरीज पे। केवल 35% हो रहा है, इसलिए इसको एक पॉलिसी बनाओ। और इसमें जो है, जो डीप सी फिशिंग जो वेसल्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े नाव होते हैं जो डीप सी में जा सकते हैं, मोटराइज्ड होते हैं, उसको हमको जो है लाना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, है ना। फिर इंटेंसिव फिश फार्मिंग हमको करनी है, कैसे, बहुत सारे हमको जो सीड है और बेटर सीड क्वालिटी चाहिए। बेटर सीड क्वालिटी क्यों चाहिए, ताकि हम लोग जो मछली हम लोग पैदा कर रहे हैं, ये मछली की जो पॉपुलेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं वो डाइवर्स हो, अलग अलग प्रजाति की जो सीड, मतलब जो प्रजाति है, राइट, जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती है, उस तरह की मछलियाँ। तो अलग अलग प्रजाति की हमको सीड चाहिए, और वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, राइट। और डाइवर्सिफिकेशन करना है हमको स्पीसीज़ का। और तीसरा क्या है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम चाहिए। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में क्या होता है कि जो आप जो है, जो फिशिंग करने के लिए मान के चलो आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट बना रहे हो, राइट, फिशिंग करने के लिए, तो उसमें क्या है कि जो वो पानी इस्तेमाल करो वो ख़राब हो जाता है। तो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में वो पानी को जो है आप फिर से यूज कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया मोर क्रॉप पर ड्रॉप वाला हो गया सिस्टम। तो ये है, वाटर भी इसमें बच रहा है, इसमें फिशिंग प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, और इस वाले में क्वालिटी अच्छी हो रही है, राइट। और एक है कि करंट अफेयर से है, ये है डीप ओशियन मिशन। तो देखिए, डीप ओशियन मिशन जो है करंट अफेयर में इस समय काफ़ी है, और ये मुझे लगता है पूछ सकता है, किसी भी साल पूछ सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये ब्लू रिवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको लॉन्च किया था। इसमें होता क्या है, इसके पहला कंपोनेंट ये है कि पहले एक जो है होगा क्या कि जो समुंदर है, राइट, जो ओशियन है, उसमें नीचे, बहुत ही नीचे जो है, एक जैसे एक व्हीकल के जरिए हम जाएंगे, जैसे रॉकेट के जरिए हम लोग स्पेस में जाते हैं, ऐसे ही एक सबमर्सिबल एक व्हीकल होगा, उसके जरिए 6000 मीटर जो है ओशियन में नीचे जाएंगे, राइट। तो ये करना है, तो इससे क्या होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। तो NIOT और इसरो ने जो है ये सबमर्सिबल व्हीकल लॉन्च किया है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है डीप सी माइनिंग की इससे डेवलप होगी, डीप ओशियन मिशन से। कैसे, क्योंकि अब भाई इतना नीचे जा रहे हो, तो कैसे इतना नीचे जाते हैं, तो ये पता चल जाएगा। और देखिए, डीप ओशियन में क्या है, डीप ओशियन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक न्यूड्यूल्स कहते हैं, ये कुछ रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स पे जो है आयरन, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, ये सब बहुत चिपका हुआ रहेगा, राइट। तो उसको ले आएंगे और उस सबको निकाल लेंगे, ये हो गया डीप सी माइनिंग।
फिर जो है ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस बना सकते हैं कि भाई अच्छे से पता रहेगा कि ओशियन जो है क्लाइमेट चेंज के प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तभी तो हम लोग साइक्लोन हो गया या स्टॉर्म हो गया, ये सब तभी तो प्रिपेयर रह पाएंगे। तो ये सर्विस भी बना सकता है जिससे पता चल जाएगा कि हाँ ये होने वाला है, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर सकते हैं कि जो डीप सी बायोडाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जैसे अब डीप सी में बहुत सारे जो है फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, राइट। बायो प्रॉस्पेक्टिंग अगर हम करते हैं, बायो प्रॉस्पेक्टिंग मतलब ये देखना, एक्सप्लोर करना कि भाई कौन कौन सी फ्लोरा एंड फौना रहती है, राइट, उसको बायो प्रॉस्पेक्टिंग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बायो प्रॉस्पेक्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो होगा क्या, हमको पता चल जाएगा कौन कौन से बायो रिसोर्स, कौन कौन से फ्लोरा फौना है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। अपने मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, फिशिंग मतलब कुछ केमिकल बनाने में, राइट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर जो है एक डीप ओशियन सर्वे, अब जो है जो हमारा इंडियन ओशियन है उसमें मिड ओशियनिक रीज है, राइट, कि एक ऐसा जो है बना हुआ है और फिर इसमें जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसको मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं। तो इस साइड को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें जो हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन के जो साइट्स हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन साइट्स में क्या है कि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल जो है मिनरल्स होते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि ओशियन सर्वे और एक्सप्लोरेशन। फिर इनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं ओशियन से। एक होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जो ओशियन है उसमें बहुत सारे स्टॉर्म आते रहते हैं, तो टरबाइन लगा दो, वो स्टॉर्म क्या करेगा, टरबाइन को घुमाएगा, और घुमाएगा तो उससे बिजली पैदा होगी, राइट। और जो बिजली पैदा होगी उसको इस्तेमाल करके जो डिसैलिनेशन प्लांट को चलाओ, जिससे जो खारा पानी है वो मीठे में बदल जाएगा, तो मतलब बिजली पैदा हो रहा है और पानी भी पैदा हो रहा है, राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं, एनर्जी और फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं। फिर एडवांस मराइन स्टेशन बना सकते हैं ओशियन बायोलॉजी के लिए, राइट, कि जो अगर वहाँ मराइन स्टेशन लगा दिए हम लोग, राइट, तो लोग वहाँ के साइंटिस्ट जो है सीखेंगे कि ओशियन बायोलॉजी क्या है, में क्या है, ये सब जब सीख लेंगे तो उन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रियल में किया जा सकता है, अलग अलग तरह के नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, राइट। तो ये सब है। तो 7 हैं डीप ओशियन मिशन के। एक है मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है, वे डीप सी माइनिंग कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का पता लगा सकते हैं, फिर जो है डीप सी बायोडाइवर्सिटी का पता लगा सकते हैं, और डीप ओशियन का सर्वे कर सकते हैं, वहाँ से एनर्जी और फ्रेश वाटर ले सकते हैं, और मराइन स्टेशन डेवलप कर सकते हैं ओशियन बायोलॉजी के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है कि ओशियन जो है 70% जो है पूरे ग्लोब का है ना, और वो एक्सप्लोर नहीं है। 90% जो स्पेशली जो डीप ओशियन है, मतलब जो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर है, उसको हम लोग एक्सप्लोर ही नहीं किए हैं। उधर क्या क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या उसमें कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वो सब हमको एक्सप्लोर करना होगा, राइट। तो इससे डीप ओशियन मिशन से उसमें मदद मिलेगा। फिर हमारा जो भारत है स्पेशली वो तीन तरीके से, तो अरेबियन सी ओशियन जो है ओशियन से घिरा हुआ है, राइट, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी, राइट। तो 30% और कंट्री का पॉपुलेशन उधर रहता है। अगर आपको पता ही नहीं, अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, पता नहीं कौन सी घटना कब हो जाए और आपका जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं उनके साथ क्या क्या हो जाए, तो ये ज़रूरी है ये सब पता लगाना, राइट। और हमारे यहाँ की जो फिशिंग है, एक्वाकल्चर है, उसको डेवलप करना है। और आप जो है कोस्टल एरिया को जब ये सब समझोगे और डेवलप करोगे तो वहाँ पे कोस्टल टूरिज़्म भी आएगा, राइट, और लोगों को लिवलीहुड मिलेगा। फिर हमारा जो लॉन्ग कोस्ट लाइन एक है, तो हमको इतना लंबा कोस्ट लाइन हमारा, तो हमको पता होना ही चाहिए कि ओशियन में क्या चल रहा है, राइट। और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज है, क्योंकि केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है सबमर्सिबल व्हीकल वाली। अब हमारे पास भी हो जाएगी। दूसरे ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव क्या है कि दूसरे जो जैसे नॉर्वे, तो नॉर्वे का मैंने बताया कि उनकी जो 250 किलोग्राम जो है मछली पकड़ते हैं सब एक दिन में, ये प्रोडक्टिविटी है। तो वो हम भी कर सकते हैं। तो
अगर इंडिया जो है नॉर्वे से सीख सकता है, तो एक टास्क फोर्स बनाया भी गया है ब्लू इकोनॉमी पे। और सागरमाला एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है कि जो भी कोस्टल एरिया उधर पोर्ट का हमको बनाना है, ढेर सारा पोर्ट बनाएंगे तभी तो एक्सपोर्ट हो पाएगा। और ओ स्मार्ट नाम की एक अंदर जो है बहुत सारा स्कीम चलाया गया है, ये अम्ब्रेला नाम है उसका, जिससे जो ओशियन है उसको रेगुलेट करना है, उसके रिसोर्सेज को हमको यूज़ करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए ओ स्मार्ट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारा लोग जो है ओवर फिशिंग कर दे रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। फिर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अलग अलग जो कोस्टल एरिया है उसको जोन में बांट दो और उसको अलग अलग तरीके से मैनेज करो, क्योंकि हर जो कोस्टल एरिया है वो उसके रिस्क अलग अलग हैं, कोई अधिक रिस्क में है, कोई कम रिस्क में, तो अलग अलग कोस्टल जोन बना के ही हम मैनेज कर सकते हैं। इस तरह जो कोस्टल एरिया है उनके रिसोर्सेज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और भारत ने क्या है, एक नेशनल फिशरीज पॉलिसी बनाई है बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को करने के लिए, राइट। अब देखिए सीवीड एक होता है, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि सीवीड क्या होता है कि प्रिमिटिव, एक बहुत ही प्रिमिटिव यानी पुराना जो है एक मराइन यानी समुंदर में पाया जाने वाला नॉन फ्लोरिंग मराइन एल्गी है, राइट। फ्लोरिंग मतलब उसमें कुछ फूल वूल कुछ आता नहीं है, ना ही उसमें कोई रूट है, या ना ही जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्ते हैं, कुछ नहीं है, पर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो बड़े बड़े लार्ज सीवीड्स होते हैं वो एक फॉरेस्ट बनाते हैं जिसको केल फॉरेस्ट कहते हैं। और ये जो है ये फॉरेस्ट बना दिया, अब यहाँ पे क्या रहेंगे, मछली, बहुत सारे स्नेल्स रहेंगे, दूसरे जीव रहते हैं, तो उनके एक घर बन जाता है। ये मोस्टली जो है एस्चुरीज जो है डीप और वाटर जो होते हैं उधर पाया जाता है, एस्चुरीज में भी पाया जाता है, बैक वाटर्स में भी पाया जाता है, जैसे केरला में एक बैक वाटर है। फिर इंटर टाइडल रीजन में पाया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बायो इंडिकेटर है, राइट। होता क्या है, ये जो भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे जो होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से फर्टिलाइज़र बहुत यूज़ कर सकते, तो पानी फ्लड व्लड आएगा तो बह के कहाँ जाएगा, वो सब फर्टिलाइज़र सब बह के आता है समुंदर में घिस जाता है। इंडस्ट्री अपना जो कचरा फेंक रही है वो सब कहाँ जाएगा, समुंदर में घिस जाएगा। तो वो सब क्या ला रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब न्यूट्रिएंट्स ला रहे हैं। तो इतना सारा अगर न्यूट्रिएंट्स आ गया तो क्या होगा, तो अगर इतना सारा न्यूट्रिएंट्स आ गया तो जो वहाँ के प्लांट्स हैं, जो भी एल्गीज हैं, वो क्या होते हैं, तुरंत जो है अधिक प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बच्चे अधिक पैदा करेंगे, राइट, रिप्रोडक्शन अधिक करेंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा खिलाओगे तो ज़्यादा पैदा करेंगे। तो इससे क्या होता है कि समुंदर के ऊपर के तल पे काफ़ी एल्गीज छा जाएंगे। और अब चूँकि ऊपर जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे पोखरे वोखरे में क्या होता है, ऊपर पूरा कोई ना कोई प्लांट ऐसे पूरा भरा हुआ रहता है। तो आप सोच के देखिए, ऐसे पूरा ब्लॉक हो गया, पूरा तालाब ही भर गया ऊपर से, तो अगर उस पर समुंदर मतलब जो सनलाइट है वो अंदर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगी। और ऊपर से जो अंदर जो जीव हैं समुंदर के अंदर वो ऑक्सीजन लेंगे, वो घटता जाएगा, क्योंकि दूसरा जो ऑक्सीजन उसमें पानी में घुल नहीं रहा है, बाहर से आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा, सनलाइट मिल नहीं रहा है, लोग मर जाएंगे। पर अब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा जो चला जा रहा है समुद्र में उसकी वजह से हो रहा है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ये जो सीवीड है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। और तो एक बैलेंस बना के रखता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा ना हो पाए। फिर आयरन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है, राइट, क्योंकि ये जो सीवीड होता है ये अपने फोटोसिंथेसिस के लिए आयरन पे निर्भर करता है। तो अगर आयरन बहुत ज़्यादा आता है पानी में तो ये उसको भी यूज़ कर लेता है। फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लायर है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ये छोड़ता ही है, फोटोसिंथेसिस करता है तो छोड़ेगा ही, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी छोड़ता है क्योंकि ये खुद भी खा के बैठा हुआ है। सीवीड मिशन एक लॉन्च किया गया है, जैसे सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत फ़ायदे हैं उसके। तो चाइना जैसे पूरे दुनिया का जो है 57% सीवीड प्रोडक्शन करता है और इंडिया तो 0.01% के आसपास, ठीक है। तो भारत ने इसीलिए एक मिशन लॉन्च किया, सीवीड मिशन, इसको सही करने के लिए। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देखिए, एडवांटेज यही है इसका कि जो सीवीड है अगर हम लोग केवल अपनी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके 5% एरिया में भी लगा देते हैं
तो होगा क्या, जो हम लोग बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, क्योंकि वो सीवीड में कल्टीवेशन में लोग लगते हैं तो वो यूज होंगे, राइट। फिर एक नई सीवीड हम लोग जो है इंडस्ट्री पूरा खड़ा कर सकते हैं, राइट, कि जिनका काम ही होगा कि वो प्रोडक्शन करें, ये सब करें। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ओशियन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि आप जो है केवल एक ही चीज़ तो उगा नहीं रहे हो, राइट, सीवीड भी उगा रहे हो, तो ओशियन प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लोगों को रोज़गार मिला, सीवीड इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और जो एल्गल ब्लूम है, जैसे अभी मैंने बताया, जो एल्गीज हैं जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाते हैं तो ऊपर एकदम फैल जाते हैं, ये क्या होता है, एल्गल ब्लूम इसको बोलते हैं। तो इसको रोका जा सकता है, क्योंकि सीवीड क्या करेंगे, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हजम कर लेंगे, यूज कर लेंगे, तो वो ओशियन में फैल नहीं पाएगा, तो एल्गल ब्लूम हो ही नहीं पाएगा, तो वो रुक जाएगा। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन को सोख लेंगे, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं। और इनको जो है सीवीड से जो है हम लोग बायोफ्यूल जैसे बायोइथेनॉल भी बना सकते हैं, राइट। फिर जो है ये जो है फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज हो सकते हैं, कि सीवीड जो है वो उसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अंदर होता क्या है कि अंदर जो ओशियन के जो प्लांट्स हैं, जो दूसरे जीव हैं, वो इसको खा के जो है एक फर्टिलाइज़र की तरह ये यूज होगा और बढ़ेंगे, ठीक है। और जो लाइव स्टॉक है उसको जब खिलाते हैं सीवीड से तो मीथेन कम निकालता है, मतलब जिससे होता है ना, कैटल जो होती हैं हवा छोड़ती हैं मीथेन का, तो इससे क्या होता है, बहुत सारा मीथेन बाहर इन्वायरमेंट में आ रहा है, और मीथेन ग्रीन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर हम लोग जो हमारे कैटल्स हैं उनको सीवीड खिलाते हैं तो क्या होगा, वो कम मीथेन छोड़ेंगी, तो कम ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइट। फिर जो है इनको बीचेज में अगर लगा दिया जाए तो इतनी क्षमता ये रखती हैं कि बीच में जो बार बार लहरें उठती हैं उसको ये रोक सकती हैं, और नुकसान कब होगा। फिर इनको जो है टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स, पेंट, ये सब बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए एल्गल ब्लूम क्या होता है, इस पे आते हैं। तो एल्गल ब्लूम होता क्या है कि जो मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे जो एल्गीज हैं, जब उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बहुत सारी मात्रा में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। पूरा पानी जो सरफेस है पानी का, उस पर पूरा अपना पॉपुलेशन बढ़ा के घेर लेते हैं। होता क्या है, इससे सनलाइट अंदर जाएगा नहीं, है ना। तो अब देखिए, तो ये है हार्मफुल एल्गल ब्लूम, ठीक है। जैसे अमेरिका में फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट पे हुआ था। इसके रीज़न क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जो है जब ज़्यादा हो जाते हैं तो होता क्या है, जो वो एल्गी और साइनोबैक्टीरियल क्या हो, वो भी एक तरह की एल्गी ही है, तो उसको ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो है जब उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो नीचे ऑक्सीजन कम हो जाएगा और सनलाइट अंदर आएगी नहीं, राइट। तो इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और इस जब ऑक्सीजन कम होता है इसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कंडीशन, ठीक है। टेम्परेचर भी जिम्मेदार है। क्यों टेम्परेचर जिम्मेदार है, कि जो एल्गल ब्लूम है वो ज़्यादातर जो है समर में ही होता है। फिर टर्बिडिटी क्या होता है कि जो वाटर है ना, तो वाटर पे क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कुछ गंदगी लग जाता है ना, साफ नहीं दिखाई देता वाटर, क्योंकि उस पर कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सब उस पर जाके जम जाते हैं। तो इससे क्या होता है, और जो पार्टिकल जमे इसी को टर्बिडिटी बोलते हैं। तो टर्बिडिटी अगर कम है तो क्या है, यानी कम पार्टिकल जमे हैं, यानी कि पानी ज़्यादा साफ है तो लाइट अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा पानी के अंदर, और ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा तो सनलाइट जो है, जो पानी के अंदर जो भी जीव हैं, जो भी एल्गी है, उनको ज़्यादा मिल रहा है। जब ज़्यादा मिलेगा एल्गी को सनलाइट तो वो ग्रोथ करेगा, तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा वो, है ना। तो टर्बिडिटी, यूट्रोफिकेशन और टेम्परेचर, ये 3 हैं एल्गल ब्लूम के कारण। इम्प्लीकेशन क्या क्या पड़ते हैं, पहला तो जब ये बहुत सारे एल्गीज हो जाते हैं तो ये जो है बहुत सारा जहरीले जो हैं पदार्थ छोड़ते हैं, तो इससे जो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं वो मर जाते हैं। और ऑक्सीजन कम, फिर जो आसपास के जो इंसान हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, राइट, क्योंकि ये ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर एल्गल ब्लूम क्या होता है कि जो अंदर हैं तो उनको सनलाइट जाने नहीं देते हैं, तो सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं मिलने देते हैं।
इससे डेड जोन क्या होता है कि जब सनलाइट नहीं जाएगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया का कंडीशन हो गया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो जो भी उसमें मछलियां हैं, जो भी जीव हैं वो मर जाएंगे। तो एक डेड जोन मतलब एक ऐसा जोन जिसमें सब मर गए हैं, ये क्रिएट हो जाएगा वाटर में। फिर ट्रीटमेंट कॉस्ट ड्रिंकिंग वाटर का बढ़ जाएगा, राइट। तो क्या वो पानी क्या हो गया, जहरीला हो गया है, डेड जोन हो गया है, गंदा हो गया है, तो क्या है उसको ट्रीट करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम कम होगा, क्योंकि ये जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जो मिल रहा था वो कहाँ से मिल रहा था, फर्टिलाइज़र से मिल रहा था जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा तो केमिकल फर्टिलाइज़र का कम यूज होगा तो डेड जोन, ये एल्गल ब्लूम, ये सब कम हो जाएंगे। फिर नाइट्रोजन इमिशन, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो क्या है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। तो जो व्हीकल्स और पावर प्लांट से जो नाइट्रोजन छूट रहा है, इमिशन हो रहा है, उसको अगर हम कम कर देते हैं तो क्या होगा, अगर उसको हम लोग कम कर देते हैं तो जो है एल्गल ब्लूम ये सब कम हो जाएगा। फिर रिडक्शन करना है जो भी फॉस्फेट है, क्योंकि वो जो बहुत सारे साबुन हैं, डिटर्जेंट हैं, उसमें फॉस्फेट का यूज होता है, तो उसको भी कम कर दो, है ना। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है व्हीकल से कम हो गया, और डिटर्जेंट जो साबुन वाबुन है जो घर में इस्तेमाल होता है उसमें फॉस्फेट का यूज़ कम हो गया, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है यही सब बह के जाता है पानी में, तो कम जाएगा, तो एल्गल ब्लूम कम होगा। और नाइट्रोजन टेस्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमको किसी क्रॉप में कितना नाइट्रोजन हमको यूज करना चाहिए। जब ये हमको पता लग गया तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं कम बह के जाएगा, तो ये कम क्रिएट होगा। अब देखिए डेड जोन्स क्या होते हैं, वही है, रिलेटेड ही है कि ये ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है एल्गल ब्लूम होने के बाद, तो होता क्या है कि वो जो ओशियन है वहाँ पे बहुत कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, बस वही सर्वाइव करते हैं, राइट। नेचुरल कॉज क्या है, एक है ना अपवेलिंग बोलते हैं। तो होता क्या है, अपवेलिंग में जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाता है। नीचे का पानी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं इसमें, राइट, पर ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे का पानी में क्या है, नीचे बहुत सारे अलग अलग जो है वैरायटी ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे। तो नीचे के पानी में एक तो ऑक्सीजन जल्दी ऊपर से आ नहीं पा रहा है, और एक तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो ऑक्सीजन नीचे के पानी में कम हो जाएगा। जब नीचे के पानी में ऑक्सीजन कम होगा, राइट, तो वो क्या होगा, ये जब ऊपर जाएंगे अपवेलिंग होगा। अपवेलिंग मतलब नीचे का पानी ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जाएंगे ये कम ऑक्सीजन वाला पानी, और कम ऑक्सीजन का एक तो ऊपर जो कम ऑक्सीजन का पानी चला गया, तो वहाँ पे जो क्षेत्र वो क्रिएट होगा वो कम ऑक्सीजन का होगा। कम ऑक्सीजन का होगा तो ऊपर जो पौधे रहते हैं वो अधिक ऑक्सीजन में जीने वाले लोग हैं, राइट, उनको आदत नहीं है, वो उस तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं है कि कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर लें, तो वो मर जाएंगे। तो ये नेचुरल काज है कि अपवेलिंग होता है, और इसका उल्टा होता है डाउनवेलिंग। डाउनवेलिंग में ऊपर का पानी नीचे आता है, राइट। यूट्रोफिकेशन वही है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आ जाते हैं, फिर एल्गल ब्लूम होता है, राइट, यही न्यूट्रोफिकेशन है। फिर देखिए न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ कहाँ, वही है कि आप जो है डोमेस्टिक सीवेज, क्योंकि वो डिटर्जेंट पाउडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फॉस्फेट है, वहाँ से आ जाएगा। इंडस्ट्री जो है इमिशन कर रही है नाइट्रोजन इमिशन पावर प्लांट से, वो वहाँ से आ जाएगा। फॉसिल फ्यूल से आ जाएगा, फर्टिलाइजर से आ जाएगा, जिसमें क्योंकि यूरिया है तो यूरिया में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है, वो यूरिया है, राइट। फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक काज है, क्योंकि ये टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, और ज़्यादा टेम्परेचर में तो होता ही है एल्गल ब्लूम, मैंने बताया था ज़्यादा टेम्परेचर में एल्गल ब्लूम ज़्यादा होता है। फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जो है पानी में कम घुलता है, और पानी में जब ऑक्सीजन कम घुलेगा तो पानी के अंदर कम ऑक्सीजन रहेगा तो डेड जोन क्रिएट हो जाएगा। और स्ट्रेटिफिकेशन जो है ज़्यादा होता है पानी के सरफेस वाटर में, तो सरफेस वाटर ऊपर का पानी और नीचे का पानी एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा। जब मिल नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है अगर ऊपर से आ भी रही है तो घुल थोड़े नहीं पाएगी नीचे में। जब घुल नहीं पाएंगे तो नीचे के पौधे क्या होंगे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएंगे। तो ये भी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
अब इम्पैक्ट देखते हैं। इम्पैक्ट क्या है कि मराइन ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि देखिए, पहले तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहेगी, तो आप जो है कैसे फिट हो पाएंगे जो है रिप्रोडक्शन के लिए। दूसरा जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाएगा, राइट, तो आपका जो पाचन का क्रिया है वो भी खराब हो गया। फिर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो जो कोरल रीफ्स होते हैं वो भी मर जाएंगे। और कोरल रीफ्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मछलियों का घर होते हैं, वो भी मर गए, राइट, तो कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। तो ये मराइन पे हो गया। और देखिए ह्यूमंस पे क्या होगा, ह्यूमंस पे जो है वही है कि एल्गल ब्लूम ये सब जब होगा तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो तो पोल्यूटेड हो गई, आसपास की जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, क्योंकि उसमें जहरीली चीज़ें मिली हुई हैं, क्योंकि जो अलगल ब्लूम पे छोड़ती हैं ये। फिर होता क्या है कि जो बहुत सारी मछलियाँ उस समुद्र में मर जाएंगी, तो ये फूड सप्लाई के लिए भी ख़राब है और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं। तो ये रहा हम लोगों का डिस्कशन, बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था। और ये जो है GS1 और प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर आप लोग और अभी और वीडियोस में लाऊंगा, सारा PYQ में कवर करूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।